हेलो। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Am I Good evening, audible? sir. You are audible, sir. Okay. Good evening. चलिए, तो आज इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी लोग यहाँ आए हैं और आपको पता है कि हम लोग 3 डेज रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप कर रहे हैं, त्रिदिवसीय शोध कार्यशाला, और तमाम भारत के विभिन्न राज्यों से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से यहाँ पे स्कॉलर्स आए हैं। कल भी हमारा सत्र बहुत अच्छा रहा और आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्रियंका निर्वाण मैम हैं, जो काफ़ी बड़ी स्कॉलर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और वहाँ से सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं अभी वर्तमान समय में। तो आज मैम हमारे साथ हैं और जो रिसर्च की बारीकियां हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि आज के समय में रिसर्च में बहुत स्कोप है। आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो वो एक बात है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हम सभी को रिसर्च में ही जाना है, शोध में ही कुछ ना कुछ बेहतरीन करना है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं। तो ऐसे वर्कशॉप कराने का जो मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव यही है कि आप रिसर्च के बेसिक से लेकर के एडवांस और जीरो से हीरो लेवल तक की जो बातें हैं रिसर्च के अंदर, वो सारी बातें आपको पता लग पाए। ऐसे में ये त्रिदिवसीय रिसर्च वर्कशॉप मैं करा रहा हूं और उसमें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रियंका मैम का। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैम हमारे साथ जुड़ी हैं और आप समझ सकते हो गाइस कि भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे एडमिशन पाना और वहाँ का रिसर्च स्कॉलर बनना अपने आप में गौरव का विषय होता है। तो मैम हमारे साथ हैं। मैम के स्वागत के लिए हमारे साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अनुराग जी हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर में रहा है कि किसी भी अच्छे काम को हम लोग पहले भगवान को याद करते हैं। तो अनुराग जी हमारे साथ हैं, वो एक बार मैम का स्वागत करेंगे मंगलाचरण करके और उसके बाद हम अपने कार्यशाला को प्रारंभ करेंगे। अनुराग जी, आर यू देयर? जी सर, जी 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 प्लीज सर, आप स्टार्ट करें, फिर हम लोग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। जी मैम, सभी को नमस्ते। सभी को हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी मैम, और सभी को धन्यवाद मेरा। तो ये हमारे साथ अनुराग जी थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं। तो प्रियंका मैम, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। आप आए हैं और बहुत उम्मीद है आपसे बहुत सारी बातें आप बताओगे रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, सिनॉप्सिस और वर्कशॉप रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड। तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए मैम। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे आज हूँ। मैं एक टाइम पे आपकी स्टूडेंट थी नेट में और आज मैं आपके साथ एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात पहले तो यही है।
मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं 2022 में मैं सर से जुड़ी थी और मैंने फर्स्ट टाइम सर से कोचिंग ली थी और मेरा तभी नेट हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट पे और उसी साल मेरा पीएचडी में भी एडमिशन हो गया था। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ उसकी नींव तो मेरे को सर से ही रखने के लिए बहुत सहायता मिली है। और जैसा कि आप लोग मेरा नाम तो जान ही चुके हैं, सर ने बता दिया, मेरा नाम प्रियंका निर्वाण है और मैं पीएचडी कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आज मैं अपना रिसर्च जो हम करते हैं उसके बारे में आपसे बेसिक बातें करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको उसकी एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी आप कहीं अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत बातें उसकी पता होनी चाहिए और जब हम एक प्रोसेस में होते हैं तो वो चलते चलते हमें सब चीज़ें खुद ब खुद फिर पता चल ही जाती है। हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है इन विच सब्जेक्ट मैम, तो मैं एजुकेशन में कर रही हूँ पीएचडी और हम अपनी कॉन्वर्सेशन आफ्टर दिस डिस्कशन भी कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि हमारे आपने पोस्टर देखे होंगे, उसमें 5 चीज़ें सर ने बड़ी हाइलाइट कर रखी हैं। जिन टॉपिक्स को सर ने हाइलाइट कर रखा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने कल जो चेतन सर की क्लासेस में आपको थोड़ा-सा बेसिक्स नॉलेज तो उसमें भी मिल गया होगा कि रिसर्च क्या होता है, किस तरह से सर ने कल चेतन सर ने एक ओवरव्यू आपके आगे प्रेज़ेंट किया। तो उसी क्रम में मैं आगे आपके साथ एक मैं स्टार्टिंग करना चाहती हूँ ये कहते हुए कि पीएचडी ना कोई स्प्रिंट नहीं है, पीएचडी ना एक मैराथन है। ये नहीं कि आप एकदम से बहुत तेज़ भागे और आपको लगा कि बस मैं खत्म कर लूँगा, मैंने एक टॉपिक ही तो लेना है, एक रिसर्च ही तो करना है एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड इन 1 और 2 इयर्स और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी कहा जाता है पीएचडी में एक रिसर्च के लिए, जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हैं, कि इट्स अ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर। आपके और आपके सुपरवाइजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और जैसे एक मैरिज की फाउंडेशन होती है ना, ट्रस्ट, आपको टाइम देना है और आपको एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य बिठा करके चलना है। तो पीएचडी में भी आपका सुपरवाइजर के साथ आपका ऐसा ही रोल होना चाहिए, तो आपकी पीएचडी बड़ा स्मूथ सेलिंग हो जाती है। तो ये यहाँ से शुरू करते हुए मैं अब आती हूँ कि आपको पीएचडी का टॉपिक अपना कैसे चूज करना चाहिए सबसे पहले। तो जब भी आप पीएचडी में एंट्रेंस क्लियर करके जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर करके जाते हैं, तो आप उसके लिए एक प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं, आप एक टॉपिक सोचते हैं अपने दिमाग में। तो आपको ये टॉपिक कैसे सोचना चाहिए, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी रैंडमली नहीं ले सकते जो आपको पसंद है, कि मुझे तो कोई रिसर्च पसंद, मतलब कोई टॉपिक मैंने कहीं पढ़ लिया, मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस टॉपिक के साथ आप 4 से 5 साल तक रह पाएँगे, वो सस्टेनेबल है 4 से 5 साल? कभी आपको लगे कि मैं बोर हो जाऊँ? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मैं तो ये देखना चाहूँगा कि परीक्षा पे चर्चा किस तरह से होती है और आप परीक्षा पे चर्चा कितनी 4-5 साल तक आप देख पाएँगे उस चर्चा को? आप खुद बोर हो जाएँगे। आपको लगेगा अरे 1 साल में समझ तो आ गया किस तरह के पॉइंट्स हैं, किस तरह की बातें हैं। तो फिर आप 4-5 साल तक उस टॉपिक से ज़्यादा खुद ही जब मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, तो आप फिर किस तरह का काम करेंगे? देन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि क्या जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो फिजिबल है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं, जैसे कि मैं एजुकेशन से हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी टॉपिक हमें जो लगते हैं जो अनफिजिबल, उसमें से एक एग्जाम्पल है कि मैं देखना चाहता हूँ कि सर जो हिस्ट्री में पार्टीशन हुआ था उसका इंडिया के करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और पाकिस्तान के करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब आपको पता है कि हमारे देश की स्थितियां कैसी है, शायद पाकिस्तान जाना एज अ स्टूडेंट आपके लिए इतना फिजिबल नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा। आप कम से कम उस चीज को ये देखिए कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप फील्ड स्टडी या एथनोग्राफी कर सकते हैं किसी जगह पे जा करके, क्योंकि आपको कई सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के करना है। क्या वहां पे आपकी सेफ्टी, अगर आप किसी ट्राइब में काम करना चाहते हैं तो बीइंग अ विमेन, आपको कुछ चीजों के लिए फिजिबिलिटी देखना, प्रैक्टिकलिटी से अपने टॉपिक को चूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ कि आप अपने पैशन और यूटिलिटी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज डूइंग माय एमफिल, एक लड़की ने के ड्रामा पर अपनी एमफिल थीसिस लिखी थी, जो कि उसका पैशन था के ड्रामा पे काम करना, बट उसकी अभी के एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई यूटिलिटी खास है नहीं के ड्रामा की। तो आपको इस चीज का भी अपने जहन में ख्याल रखना है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी कोई यूटिलिटी है। और सबसे अहम बात जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल इवॉल्वेशंस किस तरह के, हमारी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आज की डेट में किस तरह से हैं। क्योंकि आप कोई ऐसा टॉपिक ना, मतलब मैं ये एडवाइस करूंगी ऐसा टॉपिक ना ले जो बाद में कोई कंट्रोवर्सी बन जाए, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चेंज होती है उसी तरह से आपके टॉपिक को भी देखा, समझा और परखा जाता है किसी भी इंसान के द्वारा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना ही इसमें आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था तब दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम नाम से एक पॉलिसी चलती थी। तो मैंने अपना पीएचडी का टॉपिक बनाया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को स्टडी करना चाहूंगी। बट जब मैं इंटरव्यू में गई तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये सरकार नहीं रही आप गवर्नमेंट की तो आप क्या करेंगे, पॉलिसी तो लैप्स कर जाएगी, तो आपकी तो स्टडी वहीं खराब हो जाएगी। उन्होंने जब मुझे क्वेश्चन बोला तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च मैंने उनको बोला, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी रिसर्च को पढ़ चुकी थी जिनका फेलियर था, जैसे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो थे, जो लड़कियों के लिए या डिसएडवांटेज लड़कियों के लिए खोले गए थे, वो भी फेलियर हो गए थे जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया था। तो क्योंकि वो स्टडी मेरे जहन में थी तो मैंने उसका रेफरेंस देते हुए उनको बोला था कि सर हम रिसर्च में सिर्फ किसी चीज का सक्सेस नहीं देखते हैं, फेलियर को भी स्टडी करते हैं, ताकि जब हम बाद में कोई पॉलिसी बनाएं तो हम उन फेलियर्स को ध्यान रखें। तो इसी तरह से मैं आपको बोलूंगी। हालांकि फिर बाद में आफ्टर माय एडमिशन मैंने वो टॉपिक ही चेंज कर दिया अपना पीएचडी का। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि सरकार अगर नहीं रही आम आदमी पार्टी की तो उनका करिकुलम भी नहीं चलेगा, जाहिराना बात है। तो मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो पॉलिटिकली मेरे काम को इफेक्ट ना करे आने वाले टाइम में, क्वेश्चन ना हो उस पर। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आप गवर्नमेंट को डिसलाइक करते हैं और मेरा थीसिस नहीं है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि पीएचडी में एटलीस्ट इतनी मेच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें अपने आसपास का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पता होना चाहिए कि व्हाट दे डिमांड फ्रॉम अस। तो इसीलिए आप इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपके जो रिसर्च है वो मार्केटेबल है या नहीं है, वो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू आने वाली। जैसे कि मैं काम कर रही हूँ आज की डेट में इंटीग्रल एजुकेशन पर, जो श्री अरबिंदो की फिलॉसफी है। तो मेरी पीएचडी जो है वो काफी सारी पीएचडी से, मेरे ही साथ में जो लोग एनरोल्ड हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उन लोगों की पीएचडी है कि वो काम करके ये बताएंगे कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ मेरे खुद के लिए मैं काम कर रही हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअली कैसे खुद को इवॉल्व कर पाऊंगी, मेरी कॉन्शियस क्या बन पाएगी, और मैं खुद को कितना बदल पाऊंगी इस काम में, या खुद को कितना प्रोडक्टिव बना पाऊंगी, या कंप्लीट ह्यूमन की बात। ये तो खैर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ 2 तरह की पीएचडी होती है। एक जो आप समाज के लिए करते हैं, एक जो आप खुद के लिए करते हैं, कि आप खुद कैसे अपनी पर्सनालिटी को आगे रखना चाहते हैं जीवन भर। क्योंकि पीएचडी आपकी लाइफ में एटलीस्ट इतना तो रोल प्ले करती है कि आप उससे कुछ तो लार्जर डोमेन का सीखेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन रिलेट तो कर रहे होंगे मेरी बातों से। तो देन सेकेंड क्वेश्चन है पीएचडी साइनॉप्सिस जब हम बनाते हैं, तो सिनॉप्सिस हम ज्यादातर अपना जब पीएचडी का हमारा इनिशियल टाइम होता है हम उसी टाइम पे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके जाते हैं। तो उसमें सिनॉप्सिस को हमें ऐसे समझना है कि जो हम रिसर्च करने वाले हैं ना वो कंडेंस्ड वर्जन है हमारी पूरी रिसर्च का जो भी हम करना चाहते हैं। तो उसमें पहले हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको कई सारे क्राइटेरिया बताए टॉपिक डिसाइड करने के, उसमें से आप एक टॉपिक चुनेंगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि उसके बारे में आप एक इंट्रोडक्शन जितना सिंपल हो उतना ज्यादा बेनिफिटेड होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जितना सिंपल अपना टॉपिक रखेंगे या जितना सिंपल भाषा में अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपको क्या करना है, ज्यादा लोग आपकी बात को समझ पाए। तो इंट्रोडक्शन आपको सरल भाषा में देना है। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि आपका जो काम है उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है। इसको हम कई लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी बोलते हैं। मैं एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट फील्ड्स में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर भी बनता है। तो आप एक बार जब किसी जगह अप्लाई करेंगे तो वहां पे ना वो जब फॉर्म्स निकलते हैं वो एक स्ट्रक्चर भी देते हैं कि उन्हें किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जनरली होता है 10 से 15 पेजों का हम बनाते हैं एक साइनॉप्सिस, जिसमें हम पहले अपना टॉपिक या टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी या प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट कहते हैं, फिर हम कुछ लिटरेचर जो उसके अराउंड होता है उसको हम रिव्यू करते हैं। देन लिटरेचर जब हम रिव्यू करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या कुछ भी हम कहीं से हम कहीं कुछ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आना शुरू होते हैं। अब हमें फील्ड पे जाके इन सवालों का आंसर चाहिए, जरूरी नहीं फील्ड पे, इवन अपनी रिसर्च में भी उस सवाल बुने हमारे दिमाग में कुछ पढ़ने के बाद में, तो हमें उन सवालों का जवाब चाहिए। तो अब जवाब कैसे लेंगे, तो जवाब के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं
कि हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अपने सवालों का आंसर ढूंढेंगे जाकर के। देन ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम अपना जो मेथोडोलॉजी है कि कैसे करेंगे उस पे हम वो काम। अब डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजी होती है, जैसे कि आपने सर के साथ, अगर आप कुछ लोगों ने क्लास में ली होगी, सर ने बहुत अच्छे से बताया होगा पेपर 1 में। तो हमारे काफी तरह की मेथोडोलॉजीज होती है, वो आपको देखना है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या जा रहा है, कि आपके ऑब्जर्वेशंस जा रहे हैं या आपको इंटरव्यू करना है, सर्वे करना है, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए, या आपको कंटेंट को ही रिव्यू करना है, जो भी आपको पता होगा। देन उसके बाद में मेथोडोलॉजी के बाद में साइनॉप्सिस में आप वो देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो डेटा, क्योंकि इतना हाइपोथेटिकली तो आप इवॉल्व कर ही जाते हो, तो आप सोच सकते हो कि अगर ऐसे में डेटा कलेक्ट करूंगा तो मैं उसका फिर एनालिसिस कैसे करूंगा। तो एनालिसिस के लिए भी आप थोड़ा सा प्रपोज्ड बता सकते हैं कि जैसे कि मैं थीमेटिक एनालिसिस करना चाहता हूँ या फिर मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, या कुछ भी आप बता सकते हैं। देन इस सब में मुझे लगता है कि ज्यादातर कंफ्यूजन आती है लिटरेचर रिव्यू को लेकर के, कि हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करने के जाहिराना तौर पे 2 तरीके होते हैं। पहला ये कि कुछ लोगों को लगता है लिटरेचर रिव्यू होता है कि कोई किताब पढ़ी और उसकी समरी लिख दी। समरी नहीं होती है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में होता है कि आप किसी चीज के क्रिटिकल और सिंथेसिस पॉइंट्स को निकाल करके लेकर के आ रहे हैं जो आपके टॉपिक से मैच कर रहे हैं। जो टॉपिक आपने अपना पीएचडी में लिया है, जरूरी नहीं है कि पूरी किताब आपके टॉपिक से लिंक हो रही हो। कई किताबें आपने देखी होंगी रिसर्च की जिनके अंदर अलग अलग चैप्टर्स दिए होते हैं। हो सकता है कि एक चैप्टर आपके काम से रिलेट कर रहा हो, तो आपको वहां पे क्रोनोलॉजी नहीं देखनी है कि अरे फलाना ईयर में ये होता, फलाना ईयर में ये, फलाना नहीं। आपको आर्ग्यूमेंट्स पिकअप करने हैं और आपको बताना है कि आपकी रिसर्च कैसे इवॉल्व हो रही है बाय द ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिटरेचर ऐसे लिखनी होती है, जैसे कि मैंने बात करा कि कोई एक राइटर है मुखोपाध्याय, वो बोलते हैं कि इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन पे फैमिली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, बॉयज पे करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि गर्ल्स की तो हमें आगे चल के मैरिज कर देनी है, तो एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करके क्या फायदा। वो अपनी रिसर्च में ऐसी बात कह रहे हैं। एक मेन आर्ग्यूमेंट मैंने उनका उठाया, वही सेम मेन आर्ग्यूमेंट लीला दुबे अलग शब्दों में बोल रही हैं, क्योंकि इंडिया में इस तरह के रिचुअल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसमें वो गर्ल से एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू बी, आप इस तरह के सोशल कंस्ट्रक्शंस में अपने आप को ढाल लीजिए कि आपको कभी ऐसा लगे ना कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि आप उसको लव और अफेक्शन के तौर पे देखिए। सेम बात कृष्ण कुमार अपनी चूड़ी बाजार में लड़की में कह रहे हैं कि लड़कियों का जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी होता है वो फैमिली से शुरू हो जाता है, और त्योहारों से पहले एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट वो बोलते हैं कि जो इंडियन फैमिलीज में त्योहार होते हैं ना, वो आने से पहले ही लड़कियों के 1 हफ्ते पहले त्योहार शुरू हो जाते हैं। घर में उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन तरह की एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करें, जबकि लड़कों के साथ वो चीजें नहीं होती। तो आपने देखा तीनों ने अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए, 3 आपने आर्टिकल्स पढ़े। अब आपको उनको तीनों को लेकर के आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक जेंडर है या आप देख रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा कैसे है, तो आप इन तीनों की बातों में से मेन पॉइंट्स अपने निकाल करके ले आएंगे, और फिर आप उसके अराउंड अपनी कनेक्टिविटी दिखाएंगे कि देखिए उन्होंने ऐसे बात कही, फिर इन्होंने ऐसे बात कही, फिर इन्होंने ऐसे बात कही। तो आप ऐसे ऑर्डर में चलते आते हैं। देन उसके बाद में आप उसको थीम्स में ऑर्गेनाइज करना सीखिए, कि जैसे कि कोई स्कूल्स के ऊपर, कई लोगों ने स्कूलिंग पे बात करी, तो आप स्कूल्स की एक थीम बना लीजिए। क्लासरूम की बात करिए, क्लासरूम की थीम बना लीजिए। जो भी है आप कोशिश करिए कि आप थीम्स में अपने लिटरेचर को बांटें। देन आप उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें और उनके बीच में कोई कंट्रास्ट ड्रॉ कर सकें। आप ये कोशिश करिए कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो इस तरह से जाए, और जितना हो सके उसके बीच में लिंकेजेस बनाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि एक आर्टिकल पढ़ लिया फिर अगेन एक और आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में आप कहना क्या चाहते हो पता नहीं चल रहा है। आपने दोनों की अलग अलग बातें प्रेजेंट कर दी हैं, उन दोनों में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो आपको इतना ध्यान में रखना है जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं अपना, कि हमारा एक जो वर्क है वो दूसरे वर्क से किस तरह से रिलेट कर रहा है, और फिर उसके बाद में उसका कंसोलिडेटेड आप एट द एंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू आप एक कंसोलिडेटेड उसका आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम आया है और ये अभी तक की लिटरेचर में गैप रहा है। देन लिटरेचर रिव्यू के बाद में आपका आता है साइटेशन एंड रेफरेंसेस। साइटेशन के लिए आप सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आप एनरोल हुए हैं, या जो भी आपके यहाँ एक थीसिस का फॉर्मेट होता है, ज्यादातर आप आज के टाइम में सब एपीए का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप पता कर सकते हैं कि एपीए होगा,
एमएलए होगा, शिकागो होगा या हार्वर्ड, वो जो भी आपसे चाहते हैं, आप उस तरह का साइटेशन गूगल स्कॉलर, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाकर के आप वहां से साइटेशंस की हेल्प लीजिए, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि वहां पे आप जिस भी ऑथर का किताब या उनका टेक्स्ट भी आपको याद है ना कि टाइटल ही उनकी किताब का, आप वो डालेंगे, वो वहां आ जाएगा। वहां उसकी सिर्फ साइटेशन आएंगी इन चारों फॉर्म्स में, जो चारों फॉर्म मैंने आपको बताई, एपीए, एमएलए, शिकागो, हार्वर्ड, जो भी आपको होगा वहां से सीधा कॉपी कीजिए और अपने रेफरेंस में उसको पेस्ट कीजिए। मैनुअली कभी भी आप साइटेशन मत कीजिएगा, चाहे आपको कितना ही अच्छे से साइटेशन करनी आती हो, कभी भी, क्योंकि हमें सबको पता है कि पहले ऑथर का लास्ट नेम को ऐसे लिखते हैं, फिर उसका इनिशियल्स लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, फिर ऐसे, मतलब आप सब कुछ आपको पता है, पर कभी भी मैनुअली मत कीजिए उसको, आप हमेशा सॉफ्टवेयर की मदद से कीजिए। दूसरा, कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि ज़ोटैरो, मेंडले और एंड नोट्स, इनको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये हमें यूज करने हैं उस टाइम पर। और उसके बाद आप कोशिश करिए कि जब भी आप अपना साइटेशन कर रहे हैं या एंड नोट दे रहे हैं या कोई आपने कोट कहीं से लिया है, तो आप जब भी ले रहे हैं ना, आप हमेशा एक अपने पास रफ, मतलब आपके पास ना एक रजिस्टर या डायरी या कुछ भी आपका होना चाहिए, आप ना उसमें साइटेशन साथ साथ लिखते जाइए कि आपने कहाँ से कोट पढ़ा है या आपने कहाँ से इसको देखा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखते चलेगा और आपने वो साइटेशन मिस कर दी, तो आपका सारा एसेंस लॉस्ट हो जाएगा उसमें से, क्योंकि फिर आप दोबारा जा करके उसको ढूंढेंगे तो आपको वो शायद ना मिले। और रिसर्च में इस चीज का बहुत महत्व होता है कि आपने कहाँ से इस कोट को लिया है, ये कौन से ईयर में उन्होंने बोली है या कौन सी जगह पे उन्होंने बात बोली है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या साइटेशंस कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कोट, कोई बहुत खूबसूरत आपको कहीं पे बात दिखी है, तुरंत अपनी कॉपी में अपने हैंड राइटिंग में नोट कीजिए, ब्रैकेट में वो लिख लीजिए कहाँ से आपने पढ़ा है। तो इसका आप ध्यान रखिए। देन पीएचडी थीसिस, तो जैसे कि मैंने सिनॉप्सिस के लिए आपको कहा था कि अलग अलग तरह के सब फील्ड्स में होता है स्ट्रक्चर, बट मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करना चाहती हूँ। सो पीएचडी थीसिस जो है, जो आपका एक फाइनल कल्मिनेशन है जो आपके पूरे के पूरे काम का, वो इस तरह से आता है अभी तक जो हम सोशल साइंसेस में देखते आए हैं कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो आपका चैप्टर 1 होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा कहा जाता है रिसर्च में कि बहुत बेहतर इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी रिसर्च खत्म होने के बाद लिख पाते हैं लोग। तो हालांकि जब आपके सुपरवाइजर होंगे वो आपको एडमिशन के बाद यही बोलेंगे कि आप चैप्टर्स पे काम करना शुरू करो, आप फर्स्ट चैप्टर लेके आओ, आप सेकंड चैप्टर लेके आओ, लेकिन जब आप करेंगे ना रिसर्च, तब आपको ये पता चलेगा कि हमेशा एक अच्छा चैप्टर, जिसको कहा जाता है ना पढ़ के खुद को फील हो कि हाँ हमने कुछ रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है, वो फर्स्ट चैप्टर हमेशा एंड में बहुत अच्छा लिखा जाता है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आप उसको लिखिए कि आप क्या इंट्रोडक्शन में प्लान कर रहे हैं, कैसे होगा। देन सेकंड होता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताया कि लिटरेचर रिव्यू इस तरह से आपका होना चाहिए। देन थर्ड, मेथोडोलॉजी आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी के सेक्शन में आप मेथड्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अगर किसी का फील्ड रिसर्च है, कोई फील्ड पे जाके काम करके आया है, तो मेथोडोलॉजी के सेक्शन में वो अपनी फील्ड को भी एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी फील्ड कहाँ थी, उनकी फील्ड का जोग्राफिकल लोकेशन क्या था, उनकी फील्ड के बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो देना चाहते हैं विदाउट अ नेम। ये हमें ध्यान रखना होता है कि कुछ जगहों का हमें नेमिंग नहीं करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल में, एक्स स्कूल में काम करने गई हूँ, तो कोशिश ये की जाती है कि हम उस जगह को नेम ना करें। हमें रिसर्च में कुछ चीजों का इनका ध्यान रखना होता है। तो आप मेथोडोलॉजी के सेक्शन में अपनी फील्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे अपने मेथड के साथ साथ जो आप ऑप्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद में आपने जो भी वहां पे जाके डेटा कलेक्ट करा है या जो भी आपका उस डेटा से डिस्कशन बन रहा है, वो डिस्कशन आप ड्रॉ करते हैं डेटा प्लस आपने लिटरेचर में जो पढ़ा उन दोनों की समझ के तौर पे, कि अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको जेंडर में जो एग्जांपल दिया था लिटरेचर में, तो मैं किसी स्कूल में गई, मैंने देखा कि वहाँ लड़कियों की शिक्षा किस तरह से होती है और क्यों लड़कियां ज्यादा हायर एजुकेशन में नहीं आ पा रही हैं, क्या उसकी कमियां हैं। तो अब जब मैंने वो कमियों को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि अरे ये चीजें हैं, फैक्टर्स हैं कि लड़कियां क्लास में इक्वली ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं या वहाँ पे उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जो भी है। अब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया वहां से, अब उस डेटा को मैं किस तरह से प्रेजेंट करूंगी, मैं लिटरेचर से उसको जोड़ करके प्रेजेंट करूंगी कि देखिए अभी तक लिटरेचर में ये बातें हुई थी,
अब यहाँ पे आएगा एज अ रिसर्चर मेरा रोल। अब हम इसमें अपनी भी पॉइंट्स उसमें ऐड करते हैं। जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं तो हम उसको लिटरेचर से सपोर्ट करते हैं अपने डेटा को, फिर हम उसमें अपना कोई हमारा उसमें थॉट है कि हमने क्या बिल्डअप किया इससे, हम वो प्रेजेंट करते हैं डिस्कशन में। देन आफ्टर डिस्कशंस हमारा बेसिक फाइंडिंग्स क्या रही इस रिसर्च से, हम वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ हमारा कंक्लूजन का चैप्टर आता है, चैप्टर 6। कंक्लूजन के बाद आपको अगर रिसर्च फील्ड बेस्ड है, मैं अगेन फील्ड बेस्ड कह रही हूँ, तो आप उसमें अपना जितना डेटा आपने कलेक्ट करा है, जो आप लगाना चाहते हैं, वो आपका एनेक्जर के तौर पे आप एंड में उसको भी लगा सकते हैं अपनी रिसर्च में, जब आप अपनी थीसिस को बाद में कंपाइल करेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ मोटे तौर पर कि एज अ रिसर्चर आपको बस 2 चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप जा रहे हैं। ये पहला कि आपके सुपरवाइजर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि जितना अच्छा हम उनके साथ में अपना काम रखेंगे, जितना अच्छा हम उनके साथ, ऐसा भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जाके मिल लेंगे। नहीं, आपको कंटिन्यूस उनके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है, आप हमेशा जॉट डाउन करिए, उनके साथ शेयर करिए, और फिर आप कोशिश करिए कि आपका काम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पीएचडी में कई लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि वो काम नहीं कर पाते हैं जो वो सोच करके आते हैं, उनको वो करना पड़ता है जो उनके सुपरवाइजर उनसे करवाना चाहते हैं। तो इतनी आपके अंदर कामनेस और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप रिजिड ना हो कि नहीं मैं तो सोच के आया था कि मैं तो फला फला काम करूंगा, लेकिन अब मेरी सुपरवाइजर चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं। नहीं, आपके अंदर कामनेस होना चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ये काम जो कर रहे हैं या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आप अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कर रहे हैं। इससे रातों रात कोई पॉलिसी नहीं बदल जाएगी, इससे रातों रात कोई बिल नहीं पास हो जाएगा, कोई एक्ट नहीं बन जाएगा आपकी पॉलिसी से। ये आप अपने लिए करने जाते हैं। तो हमेशा बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगा लेना है कि नहीं 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 मैं तो पीएचडी का प्रपोजल ऐसा कर दूंगा कि मैं तो रातों रात सरकारें बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, अपने लिए आप पीएचडी करते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और बाकी जो मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा ये जरूर जहन में रखना है कि उसकी मार्केटेबल वैल्यू कुछ होने वाली है बाद में या नहीं होने वाली है। कल को सरकारें बदल जाएं और आप कुछ ऐसा काम लेकर के फील्ड पे जाएं, ऐसा लिटरेचर में भी देखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ लिटरेचर का हमेशा एडिशन डिलीशन चलता रहता है, तो आप ऐसे भी किसी टॉपिक को मत लीजिए जो बाद में जाकर के आपको कंट्रोवर्सी बन जाए और आपके सुपरवाइजर को आपको उस दलदल से निकालना भारी हो जाए फिर बाद में। तो ऐसे भी मत फंसिएगा किसी चीज में। और बाकी तो खैर सर के साथ आप लोग हैं तो आई बिलीव सर हमेशा 24/7 हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो मैं तो मतलब मैं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि सर कितने हेल्पफुल रहते हैं एवरी स्टूडेंट के प्रति। तो उसके साथ साथ बस यही मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, जो भी मुझे सर ने बोला शेयर करने के लिए अपनी समझ से मैं इतना। हाँ, लिटरेचर रिव्यू को मैंने डिटेल में यही बताया था कि 2 तरह का होता है लिटरेचर रिव्यू। पहला कि आप उसको थीमेटिकली ऑर्गेनाइज करिए, क्रिटिकली पढ़िए उसको, उसमें से आप पॉइंट्स निकालिए जो आपके टॉपिक से रिलेट हो रहे हैं। आपको पूरे जो आपका मटेरियल है आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो आपका टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं आपको उन्हें पढ़ने की जरूरत होती है। उसे निकालिए और उसे लिखिए आप लिटरेचर रिव्यू में कि ये काम है और ये काम इस तरह से आर्ग्यूमेंट आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन या अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। आप उस आर्ग्यूमेंट को निकालिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो लिटरेचर रिव्यू ऐसे करते हैं कि क्रोनोलॉजी बताते हैं। क्रोनोलॉजी की हमें लिटरेचर रिव्यू में जरूरत नहीं होती है। हमें जरूरत होती है कि आप जिस तरह से अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं, जरूर नहीं आप 100 साल पुरानी रिसर्च ले आइए। रिसर्च में इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपका लिटरेचर इतना भी पुराना ना हो कि किसी को ही ना पता हो सिर्फ आपके अलावा। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप थोड़ा रीसेंट स्टडीज भी आपको पता हो उसके बारे में, आपको गैप्स पता हो कि रीसेंट स्टडी से और आपकी स्टडी में क्या गैप्स आ रहे हैं उसके बीच में। और फिर आप ना 2 लिटरेचर को जैसे कंपेयर भी कर सकते हैं, उनके बीच में कोई कंट्रास्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उसके सिंथेसिस को निकालिए उसके अंदर से। आप ये कोशिश करिए ज्यादातर जब भी आप लिटरेचर या लिंकेजेस बनाने की कोशिश करिए रेलिवेंट टॉपिक्स के बीच में। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करें आप मूलतः तो इन्हीं बातों का ध्यान रखें। और जब आप करेंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इसमें सुपरवाइजर्स काफी हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं कि इस रीडिंग में हम, जैसे मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं कुछ पढ़ के अपनी सुपरवाइजर के पास जाती हूँ तो वो मुझे यही बोलती हैं कि ये ठीक है पर हम इसको इसी स्कूल ऑफ थॉट में रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी
हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से कुछ देखना चाह रहे हैं तो हम इस स्कूल ऑफ थॉट में रखेंगे, हम एजुकेशन ऑफ फिलोसफी के थॉट में रखेंगे। तो इस तरह से आप उसको डिफरेंट डिफरेंट आयामों में बांट सकते हैं, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में। आप उस तरह से भी अपने काम को देख सकते हैं। तो बाकी जो भी है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को जो लगे आप बिल्कुल सर के साथ मेरा फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम उसके लिए कैपेबल हों तो हम हमेशा यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट हैं। और मुझे नहीं लगता वैसे सर के होते हुए मेरी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद जो भी सीखा है वो सर से सीखा है ऑनेस्टली। और आई एम रियली थैंकफुल कि आज मैं पीएचडी कर पा रही हूँ। सर ने तो इतनी तारीफ कर दी, लेकिन अब भी हम ऐसे स्टूडेंट हैं ना कि जब सर तारीफ करते हैं तो हमें कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि हम सच में इस तारीफ के काबिल हुई हैं। क्योंकि एक टाइम पे मैं ये इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक टाइम पे जब मैं सर से क्लास ले रही थी तो बहुत सीरियस नहीं थी मैं अपने नेट के पेपर को लेकर के, तो सर ने एक बार क्लास में मेरी बेइज्जती कर दी थी। सर ने बोला था कि मुझे पता है तुमसे कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सर ने मतलब बोला मुझे, लेकिन सर का वो मोटिवेशन था। सर ने मेरे को इतना मतलब हमेशा सर ने सपोर्ट करा। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको कभी डांट भी पड़ जाए ना क्लास में तो उसको भी आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट समझिए कि आपको आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। एंड ही इज द ओनली पर्सन जो हमेशा आपको आगे जाते हुए देख करके खुश होंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे अपने यहाँ पर। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, वरना भूल जाते हैं सब कि पता नहीं कब कौन कहाँ मिला था। और इतना सर सबके लिए कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर। बाकी कुछ हो तो आप बताइए, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ तो। गाइस प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किन्हीं के भी मन में। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। आप मैसेज में भी कर सकते हो और माइक को भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सो प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। गुड इवनिंग मैम। मैम एक दफा सिनेप्सिस के बारे में आप बताएंगे प्लीज। जी, सिनॉप्सिस जो होता है वो एक काइंड ऑफ एक कंडेंस्ड वर्जन होता है आपकी प्रपोज्ड रिसर्च का जो आप करना चाहते हैं। मतलब मैं इसको हिंदी में इस तरह से बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप काम आगे पीएचडी में करना चाहते हैं उसका एक छोटा रूप होता है सिनॉप्सिस। उसमें आप जैसा मैंने थीसिस में एंड में बताया था उसमें भी इसी तरह के स्टेजेस या स्ट्रक्चर कह सकते हैं उसका होता है कि उसमें आपका पहले टाइटल आता है, फिर उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है, देन आपका रिसर्च क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस को किस तरह से डील करेंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कोई मेथोडोलॉजी सोचेंगे, फिर मेथोडोलॉजी के बाद में आप डेटा किस तरह से, अगर आपको पता है कहीं आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि मैं डेटा इस तरह से एनालाइज करना चाहती हूँ या कुछ भी, तो आप वो दे सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है सिनॉप्सिस में देना। उसके बाद आप रेफरेंसेस जरूर दीजिएगा। 10 से 15 पेज का आपका सिनॉप्सिस बनता है, उसमें रेफरेंसेस का बहुत रोल होता है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से सिनॉप्सिस प्रेजेंट किया जाता है। पीएचडी में एडमिशन से पहले भी आप प्रपोजल जो बनाते हैं, कई लोग उसको भी सिनॉप्सिस बोल देते हैं, तो आपको वो इस स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करना होता है कि आप क्या आगे काम करना चाहती हैं, आपने क्या टॉपिक चुना है। और वही मैंने जो आपको कुछ टॉपिक चुनने की मूलतः बातें बताई थी कि आपको सिर्फ आउट ऑफ पैशन नहीं लेना है उस टॉपिक का, कोई सोचना है क्या मैं 4-5 साल इस टॉपिक के साथ रह सकती हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। क्योंकि एक बार मुझे याद है जब मैं अपनी एमफिल कर रही थी तो एक टीचर आई और कहने लगी कि रिसर्च टॉपिक तो बड़ा आसान होता है, कहीं से कुछ भी सुन लो, कहीं से कुछ भी पढ़ लो और रिसर्च टॉपिक ले लो। तो ऐसा नहीं होता है। रिसर्च टॉपिक जो होता है वो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि आप 4-5 साल उसके साथ टिक पाएंगे। आप उस काम को 4-5 साल उतनी ही ईमानदारी और उतनी ही मतलब पैशन भी नहीं कह सकते, मतलब उतने ही आपका दिल करना चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, कभी कभी ऐसा होता है अपना ही काम करने का आपका मन नहीं करता है, आपको लगता है अब मैं इसमें और क्या जानूंगा, मुझे लगता है मैं सब कुछ जान गया हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई काम कर रहा है परीक्षा पर चर्चा, आप कितने परीक्षा पे चर्चा की क्लास वो सुनेंगे कॉन्वर्सेशन, आप एक दो के बाद सोचेंगे अरे मुझे तो पता चल ही गया कि ये तरह की मूलतः बातें होती हैं। तो आप कम से कम कुछ चीजों का ध्यान रख करके अपने टॉपिक को चुनिए और फिर उस तरह से आप अपने सिनॉप्सिस को बनाइए। जी मैडम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। मैम अगर हम साइटेशन लिख रहे हो तो डायरेक्ट हम साइटेशन जैसे एपीए एमएलए वो लिख दें या फिर हम
उस थ्योरी को भी थोड़ा बताना चाहिए अपने, मतलब अपने, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया इम्पैक्ट है, तो हमने कहीं पर से लिया साइटेशन, मैंने वहाँ पर से उठाया कि उसके बारे में, इम्पैक्ट के बारे में लिखा है। तो हमें जहाँ से लिया उसके बारे में भी बताना होता है कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ थी। नहीं, आपको ये कुछ नहीं बताना होता है, आपको सिर्फ़ गूगल स्कॉलर पे जाइए, जो भी आपके यहाँ जी। साइटेशन का फॉर्मेट फ़ॉलो होता है, आपके यहाँ एपीए का फॉर्मेट फ़ॉलो होता है, आप गूगल जी। स्कॉलर पे जाइए, आपने जो भी टेक्स्ट जिस भी स्कॉलर का, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कृष्ण कुमार की एक किताब है, चूड़ी बाज़ार में लड़की, तो वहाँ मैं लिख दूँगी चूड़ी बाज़ार में लड़की बाय कृष्ण कुमार गूगल स्कॉलर पे जाके, तो उनकी जी। किताब के रेफ़रेंस आ जाएँगे, एपीए में, एमएलए में, शिकागो में, हार्वर्ड में, मुझे जो भी लेना है मैं वहाँ से वो रेफ़रेंस एज़ इट इज़ कॉपी करूँगी और अपने रेफ़रेंस में पेस्ट करूँगी। आपको ये नहीं बताना है, मतलब ये तो उसमें पता ही चल जाएगा ना आपके रेफरेंस में कि वो कहाँ से आपने लिया है, तो आपको उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज़ इट इज़ उस रेफरेंस को उठाइए। जैसे आपने देखा है रेफरेंस होता कैसा है, मेरे पास ऐसी कुछ किताब, 1 मिनट, आपको अगर पता हो कि रेफरेंस कैसे होता है, देखा है मैम। हाँ, देखा है ना आपने रेफरेंस कैसे होता है, तो आप बस उसी तरह से अपने मतलब रेफरेंस को आप ध्यान रखिए। डायरेक्ट मतलब लिख देना होता। हाँ, डायरेक्ट आपको लिख देना होता है, बस रेफरेंस में आपको हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली होता है, यस मैम। रेफरेंस अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप। थैंक यू मैम। जी। हेलो मैडम। हेलो। जी। मैडम, और एक साइटेशन में एक है हमारा इन-टेक्स्ट साइटेशन, आउट ऑफ द टेक्स्ट साइटेशन। सो इसके लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इन टेक्स्ट के लिए आप ज़ोटैरो का यूज़ कर सकते हैं, ZOTERO, ज़ोटैरो को आप यूज़ कर सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए, जिसमें नीचे आपके फुटनोट्स भी बन करके आ जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी। हेलो मैम। जी। रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखें, उसका क्या फॉर्मेट होता है, एक बार आप बताएंगी? जी। रिसर्च आर्टिकल जो होता है बेसिकली रिसर्च पेपर होता है, हम पहले रिसर्च पेपर पे पोस्ट करते हैं, देन हम रिसर्च पेपर भी ऐसे ही चुनते हैं कि पहले हमने कोई टॉपिक चुना, फिर उसके बाद में हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा, तो आपकी एक पायलट स्टडी होनी चाहिए उस टॉपिक के अराउंड कि आपने फॉर एग्जांपल अगर वो फील्ड पे जाकर के करा है तो उस फील्ड की आपके पास कुछ दिनों की नॉलेज होनी चाहिए, या अगर आपने किसी लिटरेचर पे करा है तो आपके पास कंटेंट उसका जो है उसका रिव्यू होना चाहिए, फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर के बाद में। लिटरेचर जरूरी नहीं होता रिसर्च पेपर में डालना हर एक में, आप डायरेक्ट पायलटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिस्कशंस करते हैं तब आपका लिटरेचर आता है उससे जुड़ा हुआ जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक के अराउंड, और फिर आप एक कंक्लूजन लिखते हैं और कंक्लूजन के बाद आप रेफरेंस देते हैं उसके अंदर। ओके, थैंक यू मैम। और रिसर्च पेपर के लिए आप ये जरूर कोशिश करिएगा जब भी आप कभी लिखें आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए, आप किस फील्ड में पीएचडी अप्लाई करना चाहती हैं? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है मैम। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका? तो मैं तो मतलब वैसे तो मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री के लिए बस यही कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा जो प्रीवियस रिसर्च आपकी अभी हो चुकी है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ होती है शोध गंगा और इस तरह की साइट्स होती हैं, आप उस पे जाकर के थोड़ा सा जो अभी तक हिस्ट्री में काम होता हुआ आया है आप थोड़ा सा देखिए, और आप किस काम के साथ आपको लग रहा है कि आप 4-5 साल उसको निभा सकती हैं, आप उसको कर सकती हैं, या आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर के अपने में किसी प्रोफेसर को, अगर किसी टीचर को अप्रोच कर सकते हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करें आइडेंटिफाई करने में, रिफाइन करने में आपके काम को, क्योंकि
खुद से ये भी मैं शेयर करना भूल गई थी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। खुद से आपका बहुत एकदम बढ़िया प्रपोजल बना लेना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, आपको हमेशा किसी सीनियर की हेल्प चाहिए होती है। तो इसके लिए बेस्ट रिसोर्स है कि आप किसी टीचर से समय लीजिए, आपसे पूछिए कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये आइडियाज हैं, और तुरंत आप अपने मतलब पेन कॉपी लेके उनके पास जाइए और आप उनके पॉइंट्स को नोट करिए। तो इतना तो मुझे लगता है कि टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। तो आप समय ले लीजिए, उनसे पूछ करके विनम्रता से कि आप बता दीजिए आपका कन्वीनियंस और टाइम कब है, हम आ जाएंगे। और थोड़ा सा आप खुद भी काम करके जाइए, प्रीवियस रिसर्च को देखिए किस तरह से हिस्ट्री के डोमेन में काम होता आया है आज तक, और उसमें से आप किस तरह के काम को, एक रिसर्च गैप को आप कैसे निकाल सकती हैं जिसको आप आगे लेकर के जा सकते हैं अपने काम में। तो आप इस तरह से टॉपिक चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और हिस्ट्री में भी इस चीज का आप ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल चेंजेस काफी हुए हैं, तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा हिस्ट्री में भी, क्योंकि हमेशा एडिशन डिलीशन चलता रहता है चीजों का, समय का, काम का। यस मैम। जी। Good evening, ma'am. Can I ask a question, please? जी। Actually, I am initial stage of PG right now, but my approach is to do PhD. So what should I do from right now, ma'am? आप अभी पीजी की इनिशियल स्टेज पे और आप पीएचडी का भी प्लान कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप खुद पीजी में, तो आपको डिसर्टेशन शायद लिखनी होगी पीजी में, जैसा कि Yes, हमारे यहाँ होता है मास्टर्स में हम डिसर्टेशन लिखते हैं। तो आप कोशिश करिए, आपके पास एक अच्छा मौका है, मैं तो कहूंगी आप डिसर्टेशन का टॉपिक वो चुनिए जो आप आगे पीएचडी में लेकर के जाना चाहती हैं। तो आपका आधा काम एटलीस्ट आप अपनी एमफिल में, मतलब सॉरी अपनी मास्टर्स में आप उसकी भूमिका बना करके चलेंगे काम की, और आप काफी लिटरेचर से भी फेमिलियर हो जाएंगी। तो ये हम ज्यादातर मतलब एडवाइस करते हैं इस तरह के काम को कि आप मास्टर्स की जो डिसर्टेशन लिखें वो इस टॉपिक के अराउंड लिखें जिसको आप पीएचडी तक ले जा सकते हो। टॉपिक आगे इतना बढ़ने लायक होना चाहिए, तो आप ऐसे काम को चुनिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी पीएचडी के लिए। और आपको एक रिसर्च से आप रूबरू भी हो जाएंगे जब आप डिसर्टेशन लिखेंगी, तो आपको उसका तरीका मालूम पड़ जाएगा जब आप आके उसको करेंगी। okay, thanks a lot, ma'am. प्रियंका मैम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जैसे आप एडुकेशन से पीएचडी कर रहे हो, तो ऐसे 4-5 रेलिवेंट टॉपिक्स आप अगर एडुकेशन में भी बताएं तो जो अदर फील्ड के स्टूडेंट आज के टाइम पे रेलिवेंट क्या आइडियाज हैं या टॉपिक्स या एरियाज जिस पे हम सोच सकते हैं भाई ऐसे। एक दूसरा ये कि जैसे आप डीयू में हो, तो डीयू, जामिया, जेएनयू ऐसे यूनिवर्सिटीज में कई स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, सपना होता है कि हम जेएनयू में, डीयू में पीएचडी करें। तो पैनल का क्या माइंडसेट होता है अगर सपोज करिए कोई मास्टर्स में और डीयू में या जेएनयू में जाता है इंटरव्यू के लिए, तो किस तरह से उसको अपना माइंडसेट होना चाहिए उसका कि उसका सिलेक्शन अस्योर हो? तो जैसे कि सर ने अभी 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि हमें किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और सपना होता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हमारा सपना होता है कि हम ऐसे संस्थानों में अपनी पीएचडी करें जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाएं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आपके पास कन्विक्शन होनी चाहिए कि आप रिसर्च करना चाहते हैं। पहली चीज ये नहीं कि आप सिर्फ कुछ चीजों से बचने के लिए पीएचडी करना चाहते हैं, लगता है कि नहीं हमें आगे तो पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहली चीज आप चाहते हैं आप हायर एजुकेशन में आए, तो आपको इन चीजों पे मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले कि आपका जो भी आप रिसर्च का प्रपोजल बना रहे हैं, वो प्रपोजल आपका ऐसा हो कि उसके आपको प्रोस भी खुद ही पता हो और उसके कॉन्स भी खुद ही पता हो। और जब भी आप किसी के आगे उस प्रपोजल को लेकर के जाएं, जो पैनल वहां पे बैठा होता है, उस पैनल का मुझे जामिया का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जेएनयू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और डीयू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जो पैनल होता है वो ज्यादातर पहले प्रयास में आपसे यही कोशिश करेगा कि वो आपका कोई भी आप काम लेकर के जाओगे वो आपको डिस्करेज कर देंगे। वो कहेंगे अगर ये पॉलिसी फेल हो गई तो, अगर ये काम नहीं चला तो, क्योंकि ज्यादातर उम्र दराज लोग ही बैठते हैं। आपको इतना मतलब मैं बता रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से ज्यादातर उम्र दराज लोग होते हैं, नई एज के लोग कम होते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, आपकी 4 बातें जानना चाहेंगे। ऐसा नहीं है, उनको इस बात से मतलब है कि आपका ये टॉपिक चल जाएगा जब तक आप पीएचडी में रहोगे। तो आपको
हमेशा ना अगर आप जा रहे हैं तो आप एक काम पर्सनालिटी होनी चाहिए कि अगर वो आपको बोले तो आप तुरंत डिस्करेज ना हो जाओ कि अरे सर ने तो ऐसे बोल दिया है और फिर आप घबरा जाओ, और जहां आप घबरा गए वहां आपको जो आता भी है ना आप वो भी नहीं बोल पाओगे। तो ये चीज मैंने खुद सर से सीखी थी, तो मैं अप्लाई करती हूँ आज तक जहां भी जाती हूँ। सर ने मुझे सिखाया था कि जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाओ ना तो आपको ये सोचना है जितने भी लोग सामने हैं ना उनके आपके काम के बारे में कुछ नहीं पता, आपको उनको बेसिक से सारा काम बताना है एकदम। आपको एकदम इंट्रोडक्शन ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप ही जानते हो, तो ऑलरेडी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं उन्हें खुद बताने जा रही हूँ कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ। तो आप इस अप्रोच के साथ जाइए। आप हमेशा ये सोचिए कि सामने वाले पैनल को जो है आपके टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप काम पर्सनैलिटी से जाइए। और सबसे ऊपर इस सब के आगे आता है, मैं तो ये मानती हूँ, ग्रेस। अगर आपने मेहनत करी है, तो कहते हैं ना मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है जिंदगी में। तो अगर आपने ईमानदारी से एक भी महीने बैठ कर के अपना प्रपोजल बनाया है तो ग्रेस बहुत काम करती है। एट द एंड वो आपको उस जगह पे पहुंचा ही देती है जहां आपके नाम की सीट रखी होती है, चाहे वो कैसे भी मिले आपको। तो इसको मैं तो बहुत मानती हूँ कि ये चीज बहुत आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है। तो इसीलिए आप ऑनेस्टी के साथ अपने काम के साथ टिकिए। और सेकंड, जैसे सर ने बोला कि अभी रिसेंट में किस तरह की एजुकेशन में रिसर्च हो रही है, तो एजुकेशन में सर दो तरह की रिसर्च हो रही है आज के टाइम पर। एक तो जो आईसीटी के साथ जैसे इवॉल्वमेंट हो रहा है हमारी एजुकेशन में, हर जगह आईसीटी, एआई और इस तरह की चीजें आ गई हैं, एक तो उस तरह की रिसर्च हो रही है। और दूसरी सर इस तरह की रिसर्च हो रही है क्योंकि अब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे थिंकर्स या जो हमारे फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर या थिंकर्स ऐसे थे जिनको लोग एक टाइम पे भूल ही चुके थे, लोगों को लगता था कि ज्यादा ज्ञान जो है वो वेस्ट में है, तो वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे हमारे यहाँ स्कॉलर। लेकिन अब हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के चलते अब हमें स्पेस मिल रहा है कि हम अपने इंडियन कल्चर, इंडियन इंडियन थॉट ऑफ स्कूल और इंडियन लिटरेचर के साथ में हम आगे बढ़ करके काम कर सकें। इस काम को एक अलग से स्पेस दिया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक सेक्शन बनाया गया है। तो जैसे कि मेरा खुद का काम है, मैं श्री अरबिंदो की फिलॉसफी पे काम कर रही हूँ, तो उसी तरह कोई है जो विवेकानंद पे काम कर रहे हैं, उसी तरह कोई है जो गीता से कोई एस्पेक्ट लेकर के आए हैं एजुकेशन का जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह का आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा, क्योंकि हम सब मतलब स्टूडेंट हैं, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, शिक्षा नीति किस तरह की बातों को रखना चाहती है, ये हमें मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए। तो हम उस दिशा में अगर अपना काम रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और मैं यही कहूंगी कि जिस तरह के आईसीटी में भी काम आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आईसीटी में कोई काम ले रहा हूँ या मैं एआई से रिलेटेड ले रहा हूँ तो फिर मेरे को भी अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, वो चीजें मुझे भी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं खुद भी उसी टाइम पे ही पढ़ रहा हूँ जिस टाइम पे मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए। अगर आप टेक्नोक्रेट हैं तो आप इस फील्ड में भी काम को ले सकते हैं क्योंकि ये भी बढ़ रहा है। एक तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देंगे दोनों ज्ञान ही आपको। तो वो आपको चूज करना है कि आप किस में ज्यादा बेटर हैं, आपकी पर्सनालिटी किस में ज्यादा मतलब कोप अप कर सकती है। तो आप उस तरह के टॉपिक को चूज कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं या फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। आप में से कोई भी अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं अभी। सरिता मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हैंड रेज किया। यस सर, एक्चुअली मैम रिसर्च टॉपिक्स के लिए शोधगंगा ही है क्या, अदर कोई एप्स वगैरह है मैम रिसर्च टॉपिक के लिए? अभी तक तो हम शोधगंगा ही जानते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा लाइब्रेरी जो होती है यूनिवर्सिटीज की, आप वहां जाकर के भी कुछ थीसिस देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की, जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। हाँ, क्योंकि वहां जाकर के आपको ज्यादा मतलब नॉलेज मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि घर पे हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, मानती हूँ शोधगंगा पे आपको तब भी आना पड़ेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तब भी आप उनको देखेंगे कि किस तरह की रिसर्च होती आई है। बट एक माहौल जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ एक दिल्ली में कहावत है, जो भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना वो कहते हैं मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, चलो मुखर्जी नगर घुमाते हैं, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। तो जैसे होता है ना, घर पे बैठ के कितना रिसर्च करोगे, शोधगंगा वगैरह को देख कर कितने टॉपिक देखोगे, चलो एक बार यूनिवर्सिटी घूम आते हैं, कोई सी किसी की लाइब्रेरी देखाते हैं जा करके। तो थोड़ा सा ना कभी कभी हम लोग अब उस एज में तो हैं एटलीस्ट कि हमको माहौल उस तरह का आसपास चाहिए।
तो आप कोशिश करिए कि शोधगंगा तो है ही, लेकिन आप कोशिश करिए आपके पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी लाइब्रेरी में आप पूछिए कैसे एक्सेस मिल सकता है आपको। आप वहाँ जाकर के कोई थीसिस देखिए, कैसा काम हो रहा है देखिए। और थीसिस में मूलतः आप 2-3 चीज़ें देखिए, क्या उनके रिसर्च क्वेश्चन है, क्या उनका टॉपिक है और क्या उनका ऑब्जेक्टिव है। ये 3 चीज़ें ज़रूर देखिए, क्योंकि लिटरेचर समय के अनुसार बदलती रहती है। वो जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आई होप मैं आपको आंसर दे हेलो पाई। यस मैम, हेलो थैंक यू जी, मैम। जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। मैम अभी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है पीएचडी एडमिशन के लिए एलयू में। मैंने अपना रिसर्च टॉपिक जो है ब्लू ह्यूमैनिटीज चूज किया है। तो क्या मैं उसको रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मुझे रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए या फिर थीसिस? जैसे कि आपका ये इनिशियल स्टेज है, तो आप थीसिस तो अभी एकदम से नहीं समझ पाएंगे अपना प्रपोजल बनाने के लिए। आप आर्टिकल्स को प्रेफर कीजिए इसके अंदर, क्योंकि अभी आपने अगर अप्लाई कर ही दिया पीएचडी के लिए तो प्रपोजल उन्होंने मांगा था एडमिशन पे, आपने जब अप्लाई करा था फॉर्म। नो मैम, अभी एंट्रेंस होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके मेरिट बेस अच्छा, पे फिर अभी इंटरव्यू एंट्रेंस होगा। भी है वहां पर। हाँ, तो एंट्रेंस यस मैम। के बाद में आप इंटरव्यू के टाइम पे जो प्रपोजल लेकर के जाएंगी, आप कोशिश करिए इनिशियल स्टेज पे कि आप हैवी थीसिस पे ना जा करके आप रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स को पढ़िए। आप उनसे आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करिए कि किस तरह से उन लोगों ने काम किया है, क्योंकि एकदम से आप किसी की थीसिस पढ़ेंगे वो अभी इनिशियल स्टेज के लिए आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, क्योंकि 10-15 पेज का बनाना होता है आपको प्रपोजल। तो उसके लिए आपको इतना सारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। कभी कभी कुछ प्रपोजल ऐसे भी आते हैं जिसमें चुनिंदा लिटरेचर होती है, 4 या 5 सिर्फ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम धीरे धीरे इस काम को आगे इवॉल्व कर लेंगे। वो तो करते हुए पता चलता है ना आपको कि आपका काम किस दिशा में जा रहा है। हो सकता है आप चुन लो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, चला जाए वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में फिर। तो इसीलिए आप अभी के लिए इनिशियल स्टेज पे बस थोड़ा सा रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस ले सकते हैं इसमें। मैम कोई टेक्स्ट बुक भी पढ़नी होती है, टेक्स्ट बुक के पढ़ने के या फिर सिर्फ टेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ बुक के हम नहीं अपना? होती है हमारी, सॉरी, मैं आपको यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं। मैम जैसे बुक्स होती हैं, कोई भी हम इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी टॉपिक लेते हैं, उसके बाद उसके कॉन्टेक्स्ट में जो बुक्स लिखी गई हैं वो पढ़नी होती हैं। तो क्या हमें रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम भी उन बुक्स को पढ़ना है या हाँ, फिर आर्टिकल किताब से हम आपको अपना पढ़नी बना होती है, सकते हैं? लेकिन किताब पढ़ने के बाद में आपको उसमें से अपना क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट निकालना होता है। किताब में से पूरी किताब की समरी नहीं देनी होती आपको। ओके मैम, थैंक यू। जी, हेलो मैम, जी, मेरा ये क्वेश्चन क्वेश्चन था कि अभी फिलहाल यूजीसी ने एक नियम बनाया है कि पीएचडी के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसका क्वालिफिकेशन अलग से है। तो उसमें क्वालिफाइड होके भी उसका जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 साल का है, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एंट्रेंस भी बंद कर दिया है, और पीएचडी के नेट के थ्रू पीएचडी के एडमिशन के लिए क्वालिफाई होंगे तो और वो यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन नहीं दिए होने के कारण से कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा इसका तो सर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो सर तो क्या है सर कि नहीं है, 21 साल सर की तो वैलिडिटी है ऑलराउंडर है, मैम। सर तो एक्टिविस्ट भी है। आपकी आवाज हो सकता है सर ऊपर तक पहुंचा दें, अब हाँ मैं तो इसमें वही देखिए आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। सर से रिक्वेस्ट होगी कि कुछ लेकिन मैं हमारी भी आपको आवाज ये बनो। कहूंगी इस चीज में, एक तो 2-3 साल के लिए बढ़ा दो वो वैलिडिटी, कुछ अपने जेआरएफ के जैसा कुछ हो तो हो सकता हो तो, ऐसा कुछ मेरा कहना था। क्योंकि लेकिन एक मैं तो साल आपको बहुत ये ही कम होता कहूंगी है, कि कभी जब, कभार प्रोसेस में ही निकल जाते हैं। हाँ, ये चीज आप सही कह रहे हैं। ये चीज जब आई थी तब हमें भी लगा था कि यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड जो है वो उसके साथ खिलवाड़ हो गया है। उसी में पीएचडी लगा दिया, उसी में नेट, उसी में जेआरएफ। कई लोग हैं जिनका जेआरएफ नेट निकल जाता है, बार बार जेआरएफ के चक्कर में वो भी नेट वालों की सीट भी खराब करते रहते हैं। तो ये तो एक देखिए सिस्टम की समस्या है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये तो मेरे को बहुत बेहतर तरह से मैं नहीं कह सकती। लेकिन जैसा आपने कहा कि इसमें 1 साल तो प्रोसेस में ही निकल जाता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं कहूंगी कि आप थोड़े से हमेशा चौकन्ने रहिए। आप जब स्टूडेंट हैं तो आप एक भी मौका मिस मत होने दीजिए, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ सर, कहीं भी इंटरव्यूज होते हैं या कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आता है, सर तुरंत उसको ग्रुप में डालते हैं। आप भी इस तरह से रहिए। सोचिए सर अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद इतने अटेंटिव हैं और आप लोग तो उस प्रोसेस में हैं।
तो ये कह देना ना कि मतलब एक बार मैंने सर का ही एक कुछ कहीं सुना था, सर कह रहे थे कि जो लोग बोल रहे हैं ना नौकरियां नहीं है, वो खुद काम चोर है, करना नहीं चाहते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ आपको कि अगर आपको लग रहा है ना कि 1 साल लग जा रहा है और मैम इतने मतलब हमारी वैलिडिटी चली जाएगी या कुछ भी, तो आप एकदम चौकन्ने रहिए ना। आपका पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो गया, आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आ रहा है, बाद में सेलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ जाना है आपको। नहीं मैम, फिलहाल मेरा क्वेश्चन यही था कि यूजीसी ने गाइडलाइन दिए है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन अभी आपको ये तक भी नहीं पता कि ऐसा कुछ गाइडलाइन दिया है? नोटिफिकेशन नेट के स्कोर के स्तर पे अभी भी मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा किसी भी यूनिवर्सिटी का। ये देखिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी मैटर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेआरएफ को ही लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो जेआरएफ और नेट को नहीं, अभी equal- पीएचडी का जो रेगुलेशन है उसके तहत अभी तक नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो क्योंकि फिर सर पिछली एक बार भी बार आप पीएचडी के यूजीसी लिए की क्वालिफाई वेबसाइट हुए पे थे। देखिए कि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सिर्फ 1 साल का समय दिया जाता है, क्या पता उसमें क्या हो, क्योंकि हमें भी ये नहीं पता, अब हम भी आगे आ गए हैं। हम भी इसमें सर माफी चाहते हैं कि सर की तरह हम बहुत अटेंटिव नहीं रहते, हमें नहीं पता क्या बदलाव हो रहे हैं। तो सो इसमें सर मुझे लगता है आपकी बेहतर इसमें मदद तो केवल राहुल सर ही कर पाएंगे। नहीं, हाँ इसमें कैलाश जी, इसमें ये है ना कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। वैसे तो यूजीसी ने कहा है कि जो पीएचडी की 3rd कैटेगरी बनी है, अगर आपका रिजल्ट उसमें आता है तो 1 ईयर की वैलिडिटी है, ये बात पक्की है, क्योंकि 1 ईयर के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उस 1 ईयर के ड्यूरेशन में ही आपको उसका बेनिफिट मिलना है। दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन ये है कि सर कई सारी यूनिवर्सिटीज में वो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है ना। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी अपना एंट्रेंस ले लेती है। जैसे आपने पीएचडी का क्लियर किया, उस स्लॉट में आप आ गए हो, बट फिर भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी अपना एंट्रेंस करा रही है, अपना इंटरव्यू कर रही है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपका जो पीएचडी अगर आप क्लियर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 80% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो इन जगहों पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पे एंट्रेंस अब आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसा 80% यूनिवर्सिटीज में ये लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब हो चुका है। बट जो रिमेनिंग 20% ऐसे हैं, वहां पे ये है कि अभी भी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कराती है। उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं प्रपोजल लेकर के। तो दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। ये अच्छी ही बात है कि कुछ जगहों पे आपका वो सर्टिफिकेट काम कर रहा है, कुछ जगह पे मान लीजिए कि आपका पीएचडी का वैलिडिटी 1 ईयर कैसे, आप इसको लेकर के परेशान है, एंक्सियस है कि भाई 1 साल के बाद क्या। तो ऐसे में जो बचे हुए कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वो अपना एंट्रेंस करा रही है, अच्छी बात है। आप वहां पे उस एंट्रेंस को क्लियर करना थोड़ा आसान है। नेट को क्वालिफाई करना इज नॉट इजी, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, टफ है। बट किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस को क्लियर करना कॉम्पेटिवली मैं समझता हूँ बहुत आसान है नेट के कंपेयर में। तो वो भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते आपके पास हैं। इसमें यह है कि जब किसी का फॉर्म नोटिफिकेशन आता है ना, तो उस समय ही आप उसको देख लीजिए कि इसमें आपका पीएचडी एग्जाम के रिजल्ट को कंसिडर कर रहा है कि इसका अपना एंट्रेंस है। वो क्लियर होता है नोटिफिकेशन में, वो आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाता है। अभी आपको ये करना चाहिए, जो सजेशंस मेरा ये कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो जहां पे भी फॉर्म्स आते हैं, जैसे अगर आप अपने स्टेट्स में ही करना चाहते हैं, एक स्टेट में 10, 12, 15 यूनिवर्सिटी, तो एक साल में एक बार तो फॉर्म आता ही है। अभी तो ये वर्ष स्टार्ट ही हुआ है 2026, तो अभी तो हर जगह का आना है। तो कोशिश करिए कि जहां पे भी आता है वहां पे अप्लाई करिए। और अगर आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कहीं भी जा सकते हो, किसी अदर स्टेट्स में भी जाके, तो ऐसे में तो और अच्छी बात है। बट यू नीड टू अप्लाई एवरीवेयर। अगर आप 10 जगह करेंगे तभी एक जगह चांस मिलेगा। आप ये ठीक है। सोचेंगे कि भाई एक जगह अप्लाई करें वहीं मेरा हो जाए, तो वो संभव नहीं है। वो होता है अगर आप वैसे लकी हो तो हो जाएगा, बट मैं ऐसा कहूंगा कम से कम 5 जगह 10 जगह ऐसे अप्लाई करिए, तो एक जगह पे आपकी स्थिति बनेगी, है ना। तो ट्राई ठीक है करिए। सर, थैंक यू सर। योगेश, यू वांट टू कंक्लूड द सेशन? योगेश, आप सेशन को एक बार हम आपके साथ खत्म कर सकते हैं। योगेश, आप कहना चाहते हैं कुछ? योगेश तिवारी। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कि आपने अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन पीएचडी के लिए लिया था, तो आपका बिफोर द इंटरव्यू आपका परसेप्शन कैसा था कि मतलब आपको ये गाइडेंस या फिर आइडिया कैसा मिला कि मतलब मुझे टैकल कैसे करना है इंटरव्यू? क्योंकि एज कम्पेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर द योर इंटरव्यू। तो आपने वो टैकल कैसे किया? अगर आपके पास ऐसे कुछ ऐसे वैलिडेशंस और एक्सपीरियंस अगर टिप्स तो उसके बारे में थोड़ा शेयर करो।
हाँ, तो जो आपका सवाल है, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि मैंने कैसे इंटरव्यू टैकल किया, स्टेट या सेंट्रल में बड़ा डिफरेंस होता है और किस तरह से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी थी। तो जैसे कि सर ने बोला अभी खुद ही कि आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई कीजिए, और मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं आपकी तो सीट बन ही जाती है। इसी तरह मैंने 3 जगहों पे अप्लाई किया था जब मैं अपनी पीएचडी प्लान कर रही थी अपने नेट होने के बाद। इवन मैंने एमफिल के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको वो एमफिल के केस पे एग्जाम्पशन देते हैं, आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं अगर आपके पास एमफिल है तो मैंने दिल्ली आईआईटी में अप्लाई किया था, मैंने टेस्ट मुंबई में अप्लाई किया था, और मैंने यहाँ सीआई में, जहाँ से मैं आज कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मैंने यहाँ से अप्लाई किया था। तो जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू अपना दिया था आईआईटी में, तो आईआईटी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, जिस तरह के क्वेश्चंस उन लोगों ने मुझसे पूछे थे, जिस तरह के जवाब थे, तो वो मैंने जो भी एडिशनल चीज़ें थी वो मैंने अपने प्रपोजल में नोट डाउन कर ली थी। फिर क्योंकि मेरा उस टाइम पे कोविड आ गया था और मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया था एमफिल का, वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, इस वजह से मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था। और मैं बहुत डिप्रेस्ड भी हुई थी इस वजह से, क्योंकि आईआईटी वाज माय ड्रीम, मतलब उस टाइम पर, और आईआईटी सबका ही ड्रीम होता है। तो वहाँ शायद मैं डेस्टिन्ड नहीं थी, मेरे लिए सीट ही नहीं थी, तो मैं मतलब इंटरव्यू होने के बावजूद भी रिजल्ट प्रपोज ना करने की वजह से मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। देन मैंने टेस्ट में दिया था, टेस्ट में एंट्रेंस दिया था मैंने नेट होने के बाद भी, क्योंकि टेस्ट अपना एंट्रेंस लेता है। टेस्ट में एंट्रेंस देने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया था, क्योंकि कोविड का टाइम था तो वहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू हुए थे, मैंने अपने घर से इंटरव्यू दिया था। तो टेस्ट में भी जो मुझे सजेशंस मिले जब मैं अपना प्रपोजल उनके आगे प्रेजेंट कर रही थी, मैंने वो भी अपने प्रपोजल में ऐड ऑन किए, और मैं मुंबई गई, मैं 1 महीना रही, लेकिन टेस्ट क्योंकि एक्सपेंसिव था, और साथ ही साथ मुंबई में रहना घर से बाहर, और बीइंग अ गर्ल, मतलब मुझे कुछ एनवायरनमेंट वहाँ का सूट नहीं करा, तो फिर मैं वहाँ से भी वापस आ गई। फिर मैंने और भी जगहों पे अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यही सोचा था डीओ, मुझे डीओ ही मिल गया, डीओ वाज माय थर्ड प्रेफरेंस। तो उस टाइम पर फिर जब मैंने 2 जगहों से जो चीज़ों की मुझे प्रपोजल में फीडबैक मिलते रहे, वो मैं ऑलरेडी ऐड करती गई थी उन चीज़ों को, और मेरे को एक एक्सपीरियंस भी था। तो उसी के साथ मैंने क्योंकि मैं हायर, बिल्कुल आईआईटी तो एकदम हायर होता है, आईआईटी में आप देखिए कि कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं कि आपसे बिल्कुल उधेड़ देंगे आपको सवालों में वो अपने आप ही, कि आपको बिल्कुल अपने टॉपिक के बारे में इतने नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक सवाल मेरे लिए बाउंस था घुसते के साथ ही, कि अगर ये पॉलिसी फेल हो गई तो आप सोचिए उन्होंने पहले ही आपके माइंड को इतना नेगेटिव कर दिया पहले क्वेश्चन से, अब आप क्या बोलेंगे। सो इसके लिए बेटर है, मैं यही कहूँगी, बीइंग अ स्टूडेंट, और मतलब फॉर बीइंग अ कंप्लीट मैन, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को एक पूर्ण इंसान भी बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपकी लाइफ में एक एस्पेक्ट, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, आपको ना कामनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने अंदर, और ये करने से आता है। कि आपको कोई कितना ही नेगेटिव करने की कोशिश करे, आपको कोई होने वाला है इसमें रिसर्च में, ये तो पहले बहुत लोग हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज में काम करें, अरे बहुत लोग हैं इन्होंने इस ऑथर के ऊपर काम करा है, तुम कुछ नया क्या कर दोगे, उन बातों को ना आपको अपने ऊपर नहीं आने देना है।